चलें जी, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जब से चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने यही डिस्कस किया था कि हमारा चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम है जी हमारा इंटरप्रिटेशन, स्पेलिंग मेरी फिर गलत है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बता रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमने क्या करना था, देखना था। 3 चीज़ें थी। नंबर 1 था हमारे पास रेशियो एनालिसिस। हमने रेशियोज़ को बहुत तफ़सील में सीखा। हमने रेशियोज़ को बहुत ही ज़्यादा तफ़सील में सीखा, पढ़ा, डिस्कस किया। हमने लॉजिक्स जो हैं वो डिस्कस किए और मैंने इस चैप्टर की शुरुआत ही आपसे एक रियलिस्टिक कंपनी की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिखा के की थी। हमने रेशियो एनालिसिस जो है वो देखा। अब हमारे पास अगले 2 रह गए हैं। एक है हमारा, उसको हम कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस, हम उसको देखेंगे। एक हमारे पास रह गया है वर्टिकल एनालिसिस, हम उसको भी जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बहुत ईज़ी पीज़ी हैं, ये बहुत ईज़ी पीज़ी हैं। इनको आपको इस तैयार करते हुए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की परेशानी जो है वो फ़ेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस क्या है कि आप अपने आप को अपने प्रीवियस ईयर से ही कंपेयर कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? हम इसको ट्रेंड एनालिसिस भी कह रहे होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आपने कंपैरिजन करना है अपने ही लाइन आइटम्स का अपने ही साथ प्रीवियसली, और आपने परसेंटेज चेंज जो है वो कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2023 की सेल्स थी, 2024 की सेल्स है। अब आप इस 24 की सेल्स को 23 से कंपेयर करेंगे और आप इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या होगा? करंट ईयर बेस अमाउंट। अब करंट ईयर की अमाउंट क्या है देखें, करंट ईयर की अमाउंट है 4315 माइनस बेस ईयर वो जिससे कंपेयर करना है, बेस ईयर वो जिससे कंपेयर करना है। ये आ गया जी हमारे पास 3760। डिवाइड करेंगे बेस ईयर वो जिससे हम हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं, वो है हमारे पास 3760। इसके ऊपर ही आप डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब आप 2023 के सेल्स को 2024 से कंपेयर करते हैं तो 2024 में जो आंसर आया 14.8, इसका मतलब हमारी सेल्स पिछले साल के मुकाबले में क्या हुई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं। सिमिलरली लास्ट ईयर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स ये थी, अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है। यहाँ से कितनी हमारी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, 13.2% हम कह देंगे हमारी सेल्स जो है इंक्रीज़ हुई हैं। फिर हमारे पास जीपी आ जाएगा, हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे कैसे, इन दोनों का डिफरेंस लेके इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज़ जो है वो आ रहा होगा। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हम कंपेयर करेंगे, लग गया पता कि भाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 5.3% की कमी आई है, एडमिन एक्सपेंसेस में 82.7 का, अदर इनकम में हमारी 50% का इंक्रीज़ आया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टली लाइन बाय लाइन के इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स से, इस साल के एक्सपेंसेस को पिछले साल के एक्सपेंसेस से हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो चीज़ हमारी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। इस तरह का जो एनालिसिस है इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, या इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कह रहे होते हैं। अब आपको ये सिर्फ परसेंटेज गिवन कर दी जाए, आप ये परसेंटेज पढ़ के बता सकते हैं, क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना इंक्रीज़ हुआ, 22.6। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना इंक्रीज़ हुआ, 23.9। हमारा जीपी में कितना इंक्रीज़ आया, हमारा जीपी में इंक्रीज़ 18.7 का इंक्रीज़ आया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। गॉट इट? सिमिलरली आप एसेट्स को भी इस तरह से ही कंपेयर करेंगे कि जी आपके पहले एसेट लास्ट ईयर 880 थे, अब कितने हो गए 865। तो कितना इंक्रीज़ आया, 865, 880 डिवाइडेड बाय 880 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें लगा भाई हमारे एसेट्स जो हैं वो 1.7% कम हुए हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले 112 की थी, अब 124 हो गई, ये आपका इंक्रीज़ आया। इन्वेंट्रीज का देखें, पहले 280 की थी, अब 272 की, तो इसमें डिक्रीज़ आया। रिसीवेबल्स में तो आप इस तरह अपने ट्रेंड्स जो हैं
वो निकालेंगे और आप उसको क्या कर रहे होंगे, आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कह रहे होते हैं। जैसे ट्रेड लायबिलिटीज़, इस साल कितनी लायबिलिटीज़ हैं जी, 153। ये करंट ईयर है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर जिससे कंपेयर कर रहे हैं, डिवाइड किया 162 में, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो 5.6% जो है वो क्या हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल से हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं कितनी डिक्रीज हुई हैं, 5.6। तो ये आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ पढ़ के पूरी कहानी समझ जाते हैं कि भाई हमारा एनालिसिस क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम कहते हैं कॉमन साइज एनालिसिस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साइज एनालिसिस। कि हम वर्टिकली जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती हैं, तो वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी टोटल सेल्स का या टोटल एसेट्स का कौन सी चीज़ कितने परसेंट है। जब वर्टिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सेल्स को 100 कंसिडर करते हैं और हर चीज़ को हम इस 100 से कंपेयर कर रहे होते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स की फॉर्म में, टोटल एसेट्स जो हैं वो हमारे 100 होंगे और लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी 100 होंगी। हम हर चीज़ को इन 100 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे कि भाईजान क्या है और किस तरह से हम उसको देख रहे हैं कि कितना हमारा परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, सेल्स की बात करते हैं। सेल्स है हमारे पास 100%। हमने अपने लिखा ये सेल्स हैं, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, अदर इनकम है, पीबीआईटी है, इंटरेस्ट है, पीबीटीएक्स है, टैक्स है, प्रॉफिट और टैक्स है। 23 की भी गिवन कर ली, 22 की भी गिवन कर ली। अब क्या है, अब हमने कहा कि सेल्स, क्योंकि ये सब इससे हमने कंपेयर करना है, सेल्स को हमने कर लिया 100। अब हर चीज़ को इससे कंपेयर करेंगे। भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, 3020 को डिवाइड किया 4315 पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, जवाब आ गया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो हमारी 70% है इस सेल्स में से। हमारी अदर इनकम कितनी है जी, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 4315 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कह देंगे जी हमारी अदर इनकम जो है वो सिर्फ 0.3% है। हम कहेंगे टैक्स हमारा कितने परसेंट है इस टोटल सेल्स का, तो हम कह देंगे टैक्स जो है वो हम कितना पे कर रहे हैं, 35। टोटल सेल्स जो है 4310 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम टोटल सेल्स का 0.8% जो है वो क्या कर रहे हैं, टैक्स गिवन कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस या कॉमन एनालिसिस कह रहे होते हैं कि आप इस तरह से अपनी एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंस कितने परसेंटेज है आपकी सेल्स का, कि कौन सी इनकम कितने परसेंटेज है सेल्स की। आप अपना करंट ईयर का बनाएंगे, अब अपना प्रीवियस ईयर का बनाएंगे। अब प्रीवियस ईयर में देखें, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी सेल्स का 71% होता था, इस साल 70% है, मतलब कम हुआ। आपका जीपी कॉस्ट ऑफ सेल्स का 29% होता था, अब आपका जीपी कितना हो गया है, 30% हो गया सेल्स का, जीपी आपका बढ़ गया। आप देखेंगे आपकी अदर इनकम 0.3% थी पिछले साल भी, इस साल भी 0.3% है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया। आप देखेंगे कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20.2% थी, अब कितनी हो गई है, 18.5। कहेंगे हाँ जी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। आप कहेंगे टैक्स हमारा पहले 0.8% था, अभी भी 0.8% है, तो इसमें कोई डिफ्रीज नहीं आया। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप एनालिसिस करके बता रहे होंगे। इसको हम कहेंगे तो क्या कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस जो है वो कह रहे होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली जब हम बात करेंगे एसओएफपी की, जब हम एसेट्स में आएंगे, तो टोटल एसेट्स को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, 100। क्या अज्यूम कर लेंगे, 100। अब पीपीई को देखेंगे कि पीपी टोटल एसेट्स कितना है, 865 को डिवाइड किया 1441 पे, मल्टीप्लाई बाय किया 100 से, तो मुझे लग गया मेरा पीपीई कितने, तो हम बता देंगे कि जी 60% है, लास्ट टाइम 60.5 था। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की परसेंटेज निकाल लेंगे, इन्वेंट्रीज की ये और वो, तो हम कंपेयर कर लेंगे कि भाई लास्ट इन्वेंट्री 19.2% थी, अब 18.9 हो गई है। कैश एंड बैंक 0.6 से 0.8 हो गए हैं। तो इस तरह से हम एनालिसिस गिवन करेंगे और इस तरह से एनालिसिस गिवन करके फिर हम इन्हें क्या कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे, अपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो इस इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं
उसमें 3 चीज़ें की हैं, उसमें 3 चीज़ें हैं। रेशो स्टील में हो गई, हॉरिज़ॉन्टल एनालिसिस और अब हमारे पास क्या है वर्टिकल एनालिसिस। इज इट क्लियर? तो ये तीनों एनालिसिस हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रेशो। ये सवाल है और ये पास्ट पेपर का बहुत ही ज़्यादा फेमस सवाल है। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। सवाल है जी स्टेट, अब ये सवाल एक्सप्लेन होगा वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एस्पेक्ट से। इससे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके इम्पैक्ट से क्या करेंगे, हम इस सवाल को एक्सप्लेन जो है वो कर रहे होंगे। तो इस तरह का सवाल पेपर में आएगा, ये पेपर में आया भी हुआ है। एंड दिस सवाल इज कंसीडर्ड टू बी द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये आपके पास्ट पेपर का वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है। कभी इसके एग्जामिनर कमेंट्स में शेयर करूंगा। एग्जामिनर भाई साहब साफ साफ कहते हैं कि भाईजान अवाम को पता ही नहीं था कि सवाल में करना क्या है, सवाल अटेम्प्ट कैसे करना है। अवाम हैज़ नो आइडिया, अवाम हैज़ नो आइडिया अबाउट एनीथिंग। अब ये जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा पास पेपर का सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है। देखें रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेट द इफेक्ट। आपने सिर्फ इफेक्ट बताना है कि इंक्रीज है, डिक्रीज है या नो इफेक्ट है ऑफ ईच ऑफ द अबव मेजर ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियोज। इनके ऊपर जीपी रेशो के ऊपर, करंट रेशो के ऊपर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, स्टॉक टर्नओवर के ऊपर, क्विक रेशो के ऊपर। अब ये जो इस तरह की इम्पैक्ट वाली बातें होती हैं वो हम किस पर सीखेंगे, वो हम बात करके आए थे कि भाईजान ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है आपके पास रेशो। हमने ये रिलेशन पढ़ लिया था कि न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशो, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमने पढ़ लिया डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेशो। जब हमने ये रिलेशन पढ़ लिया इसका मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज, रेशो इंक्रीज, न्यूमरेटर डिक्रीज, रेशो डिक्रीज, डिनोमिनेटर इंक्रीज, रेशो डिक्रीज, डिनोमिनेटर डिक्रीज, रेशो इंक्रीज। ये रिलेशन, ये रिलेशन अगर जिसको याद हो गया अब उसने क्या करना है ये एक्सप्लेन करना है। अब देखें आपने जब इस तरह का सवाल अगर पेपर में कभी आ जाए, उसने आपको रेशियोज दी हैं जीपी, करंट रेशियो, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक टर्नओवर टाइम्स क्विक रेशियो। सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज लिख लो। जीपी का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। एनपी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। करंट रेशियो का करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। स्टॉक टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स। क्विक रेशियो का क्या था आपके पास, ये जो आपके रिसीवेबल्स होंगे और कैश होगा, मतलब इसमें करंट एसेट्स आएंगे अदर देन इन्वेंट्री। इसमें क्या आएंगे, अदर देन इन्वेंट्री जो है वो क्या होंगे, हम कर रहे होंगे, डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी। ये आपने फॉर्मूलाज जो हैं वो क्या करने हैं, वो करने हैं। ये फॉर्मूलाज लिख लिए ये फॉर्मूलाज लिख लिया आपने। अब इन फॉर्मूलाज को इनका इम्पैक्ट जो है वो हमने बताना है। पहली है पे बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। क्या किया है आपने, आपने बैंक से क्या लिया है, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट किया। अब देखें बैंक जो है, बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट किया।
बैंक आए, बैंक से आपने लोन लिया, लोन बढ़ गया, लोन बढ़ गया तो लायबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ गई। पहली चीज़, आपकी लायबिलिटीज़ क्या हो गई हैं? इंक्रीज़ हो गई हैं। दूसरा, आपने क्या किया है, अपने एक सप्लायर को, मतलब जो आपका क्रेडिटर था, उसको पेमेंट कर दी है और आपने 5% डिस्काउंट भी लिया है। आपने क्या लिया है? 5% डिस्काउंट। इसको देखते हैं ज़रा, समझिएगा, एज्यूम कर लें। आप एज्यूम करें, क्योंकि समझा रहा हूँ तो मैं आपको इसको जितना इन डेप्थ, इन डिटेल जाके समझा सकता हूँ मैं समझाऊँगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा क्रेडिटर जो है, उसको हमने पे करना था 5 लाख रुपया। ये हमारा पेएबल का बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। ये हमने एज्यूम किया। ठीक है? हम गए, जाके हमने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपया। अब 5 लाख का लोन ले लिया। हमने ये लोन लेके इसकी लायबिलिटी जो है वो क्या करनी है? पे करनी है। जब हम लायबिलिटी पे करने के लिए गए, इसने हमें क्या दे दिया? इसने 5% डिस्काउंट दे दिया। इसने क्या दे दिया हमें? 5% डिस्काउंट दे दिया। अब ज़रा समझिएगा, जब हमने बैंक से लोन लिया, जब हमने बैंक से लोन लिया, एंट्री के पास होगी, हमारा कैश डेबिट होगा 5 लाख से, हमारा बैंक लोन जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा 5 लाख से। इसका मतलब 5 लाख से मेरे एसेट बढ़े हैं, 5 लाख से मेरी लायबिलिटी बढ़ी है। इससे आप सारे एग्री करते हैं? इससे आप सारे एग्री करते हैं कि मेरे एसेट्स भी 5 लाख से बढ़े हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ भी क्या हुई हैं? 5 लाख से बढ़ गई हैं। एवरीवन एग्रीड अबाउट दिस। और ये ओवरड्राफ्ट है, और आपने क्या लिया? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स में आता है। अब आपकी एक लाइबिलिटी थी 5 लाख, वो आपने पे करनी है और उस बंदे ने आपको 5% डिस्काउंट दे दिया। जब आपने उसने आपको 5% डिस्काउंट दे दिया, तो आप उसको अब कितना पे करेंगे? जाहिर सी बात है, आप बैंक क्रेडिट होगा आपका 4,75,000 से। क्या होगा आपका? 4,75,000। 5 पे करना था, उसने 25,000 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, आपकी जेब से 4,75 गया। आपकी लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड हुई थी? आपके पेएबल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हुए थे 5 लाख के, तो वो तो हो गए 5 लाख से डेबिट। बाकी 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 क्या हुआ आपको? बाकी ये आपके डिस्काउंट रिसीव आ गया अदर इनकम का, तो ये एंट्री हुई आपकी, यही एंट्री हुई आपकी। अब ज़रा आप इसका नेट इम्पैक्ट देखें, आप इसका नेट इम्पैक्ट देखें, नेट इम्पैक्ट देखें। 5 लाख का कैश आया, 5 लाख का कैश आया, 4,75,000 रुपया उसमें से हमने पे कर दिया। इसका मतलब 25,000 से मेरे पास कैश इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मेरे एसेट्स जो हैं वो 25,000 से क्या हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। मेरे पास लाइबिलिटी थी 5 लाख रुपए की, और वो मैंने 5 लाख की लाइबिलिटी अपनी ख़त्म कर दी, ज़ीरो। लेकिन 5 लाख की इस लाइबिलिटी के बदले में मैंने 5 लाख एक और चढ़ा लिया। तो इसका मतलब मेरे पास लाइबिलिटी जो है वो कितनी है? अभी भी 5 लाख की ही पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? 5 लाख की पड़ी हुई है। ये 5 लाख की लाइबिलिटी थी, 4,75 दे के हमने जान छुड़वा ली, और जो 25,000 रुपया मुझे बचा, ये मेरी क्या हो गई? अदर इनकम डिस्काउंट रिसीव जो है वो हो गई। आपको लग गया पता कि लाइबिलिटीज़ में कितना इजाफा हुआ है? लाइबिलिटीज़ में कितना इजाफा हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि पहले भी आपकी लाइबिलिटी 5 लाख थी, अभी भी आपकी लाइबिलिटी 5 लाख है, तो लाइबिलिटी में तो नो इजाफा, लाइबिलिटी में तो नो इजाफा। ओके। कैश में कितना इजाफा हुआ? कैश में आपका इजाफा हुआ है 25,000 रुपये का। आपने कहा ठीक है। और इनकम कितनी बढ़ी है आपकी? 25,000 रुपये की। अब डिस्काउंट रिसीव के दो ट्रीटमेंट हैं, डिस्काउंट रिसीव के दो ट्रीटमेंट है। डिस्काउंट रिसीव को या तो आप अपनी इनकम को 25,000 से इंक्रीज कर लो, या जो आपकी परचेजेज है उसको 25,000 से डिक्रीज कर लो। ये आप लोग पीआरसी में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो इसके दो ट्रीटमेंट है। या तो अपनी परचेजेस कम कर लो। अगर आप लोग डिस्काउंट रिसीव करते हो और डिस्काउंट रिसीव करने के बाद अपनी परचेजेस को 25,000 से कम कर लेते हो, तो अगर परचेजेस कम होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होंगी, तो रिमेंबर, अगर परचेजेस कम हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है
वो कम होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये सारा रिलेशन इस तरह से आपने डेवलप करना है। ये सारा रिलेशन, जो सारी ये कहानी करवाई है, समझ आई आप लोगों को? एवरीवन क्लियर? किसने क्या किस तरह से कहानी की है? अगर ये कहानी आपको समझ आ गई है, अब आप इसको देख लें कि इस पहले वाले इम्पैक्ट का क्या इसका आएगा। देखें, जीपी रेशो इंक्रीज, अभी मैंने आपको साबित किया है जीपी रेशो क्यों इंक्रीज हुई है। अभी हमने पढ़ा कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव को हमने लेस करवाया परचेजेस से, मेरी परचेजेस लेस हुई, परचेजेस लेस हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हुई, जीपी इंक्रीज हो गया। अब जीपी किस में आता है? न्यूमरेटर में। हम क्या ये पढ़ के नहीं आए कि जो चीज़ न्यूमरेटर को बढ़ाएगी वो हमारा जीपी इंक्रीज, वो जीपी रेशो इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंक्रीज हो गया। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हुआ है, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ होगा? आंसर इज यस। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो मेरा नेट प्रॉफिट भी क्या हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। जीपी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट भी मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। उसके बाद है करंट रेशो। करंट रेशो, जाहिर सी बात है, अब करंट रेशो जो है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। भाई एसेट्स में 25,000 का इजाफा हुआ है, लायबिलिटीज में कोई इजाफा नहीं हुआ, तो एसेट्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब मेरी करंट रेशो भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। करंट रेशो भी मेरी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। करंट रेशो भी मेरी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर टाइम्स। उसके बाद है स्टॉक टर्नओवर टाइम। इसकी बात देखें, हमने क्या किया था? हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव को हमने लेस किया परचेजेस से, परचेजेस से लेस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस हो गई, हमारी क्या हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स न्यूमरेटर में है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने की वजह से स्टॉक टर्नओवर भी मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है मेरे पास रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। देखें, जीपी इंक्रीज हुआ, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। जब नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इंक्रीज हुआ होगा। तो प्रॉफिट बिफोर ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीज हुआ, तो ये रेशियो पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो अगर क्विक रेशियो की बात करें, जिसमें कैश वगैरह आता है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 25,000 का कैश एक्स्ट्रा आया, करंट एसेट्स बढ़े हैं, तो क्विक रेशियो भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज हुई हो। समझ लगी? इसलिए इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इम्पैक्ट जो है वो लेके चलना है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कोशिश करेंगे कि जी हम रेशियो को क्रैम कर लेते हैं, हम फॉर्मूले को रटा मार लेते हैं। जिस बच्चे ने रेशियो का सवाल क्रैम करने की कोशिश की और उसको पेपर में अगर ये सवाल आ गया, तो वो फिर अगली अटेम्प्ट की तैयारी करे। हम उसको पोस्ट बैच में 50% डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर देंगे, नो इशू। क्यों? बिकॉज दैट इज कंसेप्चुअल थिंग, और ये कंसेप्ट ही बुनियाद बनाई है मैंने। जो बच्चा इस रेशियो के लेक्चर्स को सुकून से लेगा, वो कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग होगा कि ही इज कैपेबल, इस तरह के सवालों को वो क्या कर सकता है? सॉल्व कर सकता है। इस तरह के सवालों को वो आराम से एक्सप्लेन कर सकता है। तो बात वही है, किसकी? न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। किसकी? न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। तो हर वो चीज़ जो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रही होगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या करना है? आपने बताना है। उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या करना है? आपने एक्सप्लेन करना है। तो पहले वाले ट्रीटमेंट का लग गया पता। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाला है सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। देखें, उर्दू में तर्जमा करें, उसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसने वो बेच दी है, किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर बेच दी है? कॉस्ट के ऊपर बेच दी है। किसके ऊपर बेच दी है? कॉस्ट के ऊपर ही बेच दी है। किसके ऊपर बेच दी है? कॉस्ट के ऊपर बेच दी है। अब हम इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे।
देखें जीपी रेशो पे आते हैं। जीपी रेशो पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जीपी। आपके पास आइटम पड़ी हुई थी, आपने वो आइटम किस पे बेच दी है? कॉस्ट के ऊपर। अब जाहिर सी बात है वो आइटम जब आप बेचेंगे तो अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में आए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उन आइटम्स को बेचने से क्या क्लोजिंग स्टॉक का आपका कम नहीं हो जाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक कम नहीं हो जाएगा? आपके पास पहले क्लोजिंग स्टॉक में फॉर एग्जांपल 10,000 की गुड्स थी, इसमें से 5,000 की गुड्स आपने बेच दी हैं, 5,000 की ही बेच दी हैं, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 5,000 रुपये का। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम हुआ। जब आपका क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? कम होगा। ये क्लियर है रिलेशन? ये रिलेशन क्लियर है आप लोगों को? अगर नहीं तो हम इसके लॉजिक में चले जाते हैं। देखें जी, हमारे पास सेल्स हैं 1 लाख की, सिर्फ इस रिलेशन के लिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इसमें हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है जी हमारे पास 10,000 का। हमारे पास परचेजेस जो हैं 1,10,000 की हैं। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 50,000 का है। 1,20 में से 50 गया, कितना बचा? 70,000। 70,000 आप इसमें से लेस करवाएंगे, आपके पास जीपी कितना आया? 30,000 आया। जीपी कितना आया आपके पास? 30,000 आया। वो कहता है कि इसमें आपके पास स्लो मूविंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, बेच दी है। क्या कर दिया आपने? वो बेच दी है। अब अगर आप इन्वेंट्री बेच देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में नहीं रखते, तो देखते हैं ज़रा यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है। ये 10,000 है, परचेजेज आपके पास 110 थी, अब आपने फॉर एग्जांपल 20,000 की इन्वेंट्री बेच दी, अब आपके पास कितना रह गया? 30,000 रह गया। तो 1,20 में 30 गया, कितना बचा? 90। तो क्या हुआ? प्रॉफिट आपका 10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 50 से कम होके 30 पे आ गया, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 70 थी, कहाँ पे चली गई? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 90 पे चली गई, और इसकी वजह से आपका जीपी क्या हो गया? कम हो गया। तो जब आप ये वाली एक्टिविटी करेंगे कि आपने बिल्कुल किसके ऊपर बेच दिया, आपने बिल्कुल जो है वो इक्वल टू कॉस्ट ही बेच दिया, आपने इक्वल टू कॉस्ट ही बेच दिया, तो सेल प्राइस में तो वही 500 ऐड हुआ जो उसकी कॉस्ट थी, लेकिन चूंकि आपकी इन्वेंट्री, आपका जीपी जो है कम हो गया, आपका जीपी कम होने की वजह से जीपी रेशो पे क्या आया? डिक्रीज आ गया। जीपी रेशो क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, जीपी रेशो कम होगी। अब जीपी रेशो कम हुई है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, तो नेट प्रॉफिट भी क्या होगा हमारे पास? कम होगा। हमारे पास क्या होगा? नेट प्रॉफिट भी कम होगा। अब हम आते हैं करंट रेशो के ऊपर। हम क्या आते हैं? करंट रेशो के ऊपर। अब करंट रेशो का मतलब है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हम पहले करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, स्टॉक की कीमत जो है वो 10,000 रुपये की थी, मैंने 10,000 का स्टॉक बेच दिया, तो 10,000 से मेरा स्टॉक जो है वो हो गया डेबिट, बदले में मेरा 10,000 से कैश हो गया क्रेडिट। तो क्या मेरे एसेट्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आया? सोच के बताएं, क्या मेरे एसेट्स में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आया? द आंसर इज नो। अगर कॉस्ट पे बेचा है तो एसेट पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी नहीं आया। जब एसेट पे कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया तो इसका मतलब हम कह देंगे कि करंट रेशो के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। करंट रेशो के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अभी हमने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी। तो सर साफ सीधी बात है, अगर इस फॉर्मूले के तहत कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है तो इम्पैक्ट क्या आएगा हमारा? यहाँ पर इंक्रीज आएगा। उसके बाद रिटर्न, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। अब यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता, उसको हमने देखना है।
अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा इस चीज़ पे कि इसका नो इम्पैक्ट है, क्यों? बिकॉज अगर मेरा जीपी कम हुआ है, अगर मेरा पहले से जीपी गिर गया, जीपी गिरने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे कम हुआ होगा। एसेट्स मेरे उतने थे, एसेट्स मेरे उतने ही थे, लेकिन कम मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। तो इसका इम्पैक्ट नो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये डिक्रीज। बिकॉज अगर पहले मेरा, आप खुद देखें ज़रा, आप लॉजिकली चलें, आप ज़रा मेरे पास लॉजिकली चलें, पहले मेरा प्रॉफिट था 30,000, अब मेरा प्रॉफिट 10,000 है। तो मेरा जब जीपी कम हुआ, तो जीपी कम होने से मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी क्या हुआ, कम हुआ। जब मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम होगा, तो हमारी ये रेशो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमारी रेशो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर हम क्विक रेशो की बात करें, तो क्विक रेशो की बात करें तो हमारे पास अगर हमने 10,000 का स्टॉक बेचा, कैश आ गया, इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री कम हो गई और कैश बढ़ गया। इसका फॉर्मूला ही क्या था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कम हो गई है, कैश बढ़ गया है, तो इसका मतलब मेरी ये रेशो जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। तो इसका इम्पैक्ट समझ आया सबको, कहाँ कहाँ पे हो रहा है और कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है? उसके बाद है रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। आपने कैश डिस्काउंट किया और आप क्या कर रहे हैं, आप अपना बैलेंस जो है वो रिकवर कर रहे हैं। अब आपने डिस्काउंट अलाउ किया 10%। फॉर एग्जांपल, अब ज़रा देखिएगा, आपने अपने डेटर्स को रिकॉर्ड किया हुआ था 1,00,000 रुपए का। अभी जब रिकॉर्ड किया था आपने, ये आपने एंट्री कैसे पास की थी, आपने सेल्स जो है वो क्रेडिट की 1,00,000 से, और डेटर जो है वो क्या किए आपने, 1,00,000 से डेबिट किए, ये आपने रिकॉर्ड कर ली। अब आप उसको सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहे हैं कि 10%, कि भाई 10,000 छोड़ दे तो मैं पे कर दे। जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो ये क्या होगा, आपका डेटर जो है वो तो हो जाएगा क्रेडिट 1,00,000 से, डेबिट किया था, क्रेडिट किया, रिवर्स हो गया। 10% डिस्काउंट आपने अलाउ किया, तो कैश तो मिलेगा आपको 90,000 का। कैश कितना मिलेगा आपको, 90,000 का। बाकी ये सेल्स रेवेन्यू आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया था, तो आपका रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका रेवेन्यू जो है वो 10,000 से कम हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है फिर हम इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पे ना दो स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। डिस्काउंट अलाउड, अब दोनों के जवाब ठीक हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। देर इज़ नो लाइक समथिंग के गलत होगा, दिस इज़ द खूबसूरती ऑफ दैट इंटरप्रिटेशन। एक कंपनी कहती है कि हम डिस्काउंट अलाउ जब करेंगे ना, तो हम उसको अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे आफ्टर जीपी। आफ्टर जीपी जो है, हम उसको अपना एक्सपेंस शो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन में डाल देंगे। अगर एक कंपनी इसको पॉलिसी को लेकर चलती है, ये जो डिस्काउंट अलाउ किया, एक्सपेंस तो है, सेटलमेंट डिस्काउंट भी है, अलाउ किया, उसको अपना एज अ एडमिन एक्सपेंस के तौर पर डालती है, तो रिमेंबर इसका नो इम्पैक्ट ऑन जीपी। इसका जीपी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जीपी पे आप गए ही नहीं। जीपी किस पे है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, तो आपने सेल इसको तो इम्पैक्ट ही नहीं किया। एक कंपनी कहती है नहीं, हमारी पॉलिसी है कि डिस्काउंट अलाउ जो होगा वो हम किससे लेस करवाएंगे, वो हम रेवेन्यू से लेस करवाएंगे। अगर कोई कंपनी इसके ऊपर बात कर रही है, तो उसकी सेल्स क्या होंगी, इससे उसकी सेल्स जो है कम होंगी, उसकी सेल्स कम होंगी, तो उसका जीपी भी कम होगा। और जब उसका जीपी कम होगा, जब उसका रेवेन्यू जो है वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी रेशियो जो है वो डिक्रीज करेगी। तो अगर आप इस स्कूल ऑफ थॉट के बिलीवर हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दें।
आप इस स्कूल के थॉट के बिलीवर हैं, आप इससे एक्सप्लेन कर दें। दोनों स्कूल ऑफ थॉट का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं होगा। इज इट क्लियर? मैंने आपको दोनों एंड से बता दी हैं। अब आप पेपर में किस तरह करते हैं, आप असम्पशन लें, आप बता दें, आपको मार्क्स जो हैं वो इसके मिल जाएंगे। जैसे इसने कहा है डिक्रीज, हम डिक्रीज नहीं करते। इसने डिक्रीज किया है, ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट का है कि जी जीपी कम हो गया, हम इसके बिलीवर नहीं है। तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। दोनों ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, जो हमने यहाँ पे किए हैं, दोनों ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे इसने यहाँ पे लगाया हुआ ना स्टैरिक, तो इसने एक्सप्लेन किया होगा कि इसकी अजम्पशन क्या है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे जा रहे हैं। जब जीपी कम होगा नेट प्रॉफिट भी कम होगा। और करंट रेशो की बात करें, करंट रेशो की बात करें, साफ सीधी बात है, करंट रेशो की बात करें तो वो भी डिक्रीज होगी। अब देखें, आपने अपने डेटर्स लिखे हुए थे 5 लाख के, ठीक है, और आप इन डेटर्स को 5 लाख से ख़त्म करते हैं और बदले में आपको कैश मिलता है 4,50,000। तो आपके करंट एसेट्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। जब आपके करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो आपकी करंट रेशो जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। अब इसकी डेटर की कहानी का देखें, इस स्टॉक टर्नओवर टाइम्स पे, इन्वेंट्री पे और कॉस्ट ऑफ सेल पे कोई असर नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। फिर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट ये डिक्रीज होगा, बिकॉज जीपी कम एनपी कम, तो हमारा ये भी कम हो रहा होगा। और क्विक रेशो में, बिकॉज डेटर था 5 लाख, 5 लाख डेटर कम किया और आया हमारे पास 4.5 लाख, तो 50,000 से हमारे एसेट कम हुए हैं, तो क्विक रेशो भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो रही हो। इज इट क्लियर? उसके बाद है ऑफर एक्सटेंडेड credit term of 90 days which would increase sales at existing margin। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑफर एक्सटेंड की है इतने की, 90 डेज की, इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर सेल्स बढ़ती ना, मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर ये लाइन ना लिखी होती, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर बड़ी सिंपल सी बात थी, सेल्स बढ़ रही है, हम उस रिलेशन के तहत क्या करते, हम इसको एक्सप्लेन जो है वो कर देते। लेकिन इसने कह दिया है बेशक सेल्स बढ़ जाए, आपका मार्जिन सेम रहेगा। मतलब पहले भी आपका अगर जीपी 30% था, वो सेल बढ़ने के बाद भी 30% रहेगा। जब उसने मार्जिन को फिक्स कर दिया है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो रिमेंबर जीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जीपी सेम रहेगा। जीपी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। एनपी पे क्या होगा, इसका फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा करने से पैसा ज़्यादा आएगा। इनफ्लो सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा आया, खर्चे कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है। जीपी की परसेंटेज सेम है, जीपी की परसेंटेज में फ़र्क नहीं आया, लेकिन पैसा तो ज़्यादा आया है। खुद सोचें ज़रा, ध्यान से फोकस करके सोचिएगा कि पहले आपके बिजनेस में आना था 15 लाख, आपने 15 लाख में से अपने 7 लाख के एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाने थे, आपके पास 8 लाख का प्रॉफिट आना था। अब आपने चूंकि क्रेडिट टर्म एक्सटेंड कर दी है, जीपी सेम इसी परसेंटेज में आना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, उसने खुद बता दिया है। लेकिन अब जो आया है आपके बिजनेस में, सेल्स से पैसा आया 30 लाख रुपया, आपके इस बेशक 30 लाख का आया है, खर्चे तो आपके 7 लाख के ही हुए हैं, वो तो नहीं बढ़े, बिल सैलरी वेजेस, तो प्रॉफिट कितना हो गया है, प्रॉफिट हो गया 23 लाख का। तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। जब नेट प्रॉफिट बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, हम इसको ऐड कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? फिर करंट रेशो, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी जो है अब क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो लाइबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन हमारे रिसीवेबल्स भी बढ़ गए हैं। हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी है, रिसीवेबल्स भी बढ़े, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीजिंग आएगा। स्टॉक टर्नओवर टाइम पे साफ सीधी बात है, अब आपने सामान बेचा हुआ है
और अब आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, उसने खुद ही कहा है कि इससे सेल्स ज़्यादा होंगी। अब खुद देखें, सेल्स ज़्यादा होंगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपका, इंक्रीजिंग आ रहा होगा। फिर रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा होगा तो आपका इसका रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। और जो क्विक रेशो है उस पे भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ज़्यादा आएगा, बिकॉज़ अब आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई हैं, आपका स्टॉक कम हुआ है, आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, तो आपका इसका इम्पैक्ट भी क्या आएगा, इंक्रीज़ आ रहा। डन। और आखिरी एडजस्टमेंट है, डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट्स एट गेन। ये एक एडजस्टमेंट मैं छोड़ रहा हूँ और ये एक एडजस्टमेंट आपका होमवर्क है क्या कि 10 10 लाख का एसेट था, 10 लाख का लैंड था, 15 लाख का बेच दिया, ये कैश आया, ये एसेट गया, इसको बाबा आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो दिस एक लाइन इज़ योर असाइनमेंट, इसको सोचना है, समझना है और आपने फिर इसकी बेसिस के ऊपर इसको सॉल्व करना। क्लियर है एवरीवन? आगे चलते हैं। आगे ये लिमिटेशन है, ये थ्योरेटिकली लिमिटेशन आ सकती हैं कि जो हम ये रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं या ये इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि ये एक्यूरेट तो नहीं है, इसमें गलतियां तो हैं। अब वो गलतियां क्या हैं या वो लिमिटेशन क्या है, क्यों ये इतनी परफेक्ट नहीं है, या कौन से इसके चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, जब हम इसकी बात करते हैं रेशो की, तो ये किसके ऊपर बिलीव कर रही होती हैं, दे ऑल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। किसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ये जो माजी का डाटा था उसके ऊपर कॉस्ट इनकर हो गई है, जो करंट वैल्यू है, रीवैल्यूएशन मॉडल है, करंट डाटा है, उसके ऊपर नहीं बेस कर रहे होते। दूसरा, हिस्टोरिकल वर्सेस करंट कॉस्ट, जो करंट फैक्टर्स हैं वो कभी भी रेशो में नहीं आते। फॉर एग्जांपल आप रेशो कंपेयर कर रहे हैं 2024 से, खुद बताएं 2024 में जो पेट्रोल की प्राइस थी और जो 2026 में पेट्रोल की प्राइस है, क्या सेम है? नहीं ना। लेकिन अब ये कहीं पे इम्पैक्ट एक्सप्लेन हुआ रेशोज़ में? कहीं पे हमने इम्पैक्ट एक्सप्लेन किया रेशो में? द आंसर इज़ नो। तो ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है वो इसमें नहीं आएगा। फिर इसमें इंफॉर्मेशन हम एग्रीगेट कर लेते हैं, हम इकट्ठी बता देते हैं, मतलब हम टोटल एसेट्स का इम्पैक्ट बता रहे हैं। अब उन टोटल एसेट में फॉर एग्जांपल हमने लैंड का इम्पैक्ट बता दिया, यदि लैंड हमारा टोटल एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं या इंक्रीज़ हो गए हैं। अब माइट भी हमारे एसेट्स टोटल कम हो रहे हैं, लेकिन लैंड की वैल्यू बड़ी हो, वो हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बताया होगा, तो वो चीज़ मिस हो जाती है। फिर हर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एस्टीमेट जो हैं डिफरेंट होते हैं। हम 2 कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं, हमने एक कंपनी को कहा कि बुरी कंपनी है बिकॉज़ इनका तो एक्सपेंस भी बड़ा ज़्यादा है, एक कंपनी को कहा बड़ी अच्छी कंपनी, इनका एक्सपेंस बड़ा कम है। लेकिन एक कंपनी अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रही है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, एक कंपनी डेप्रिशिएट कर रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेसिस पे। जो कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे इसको डेप्रिशिएट कर रही है, इनिशियल ईयर्स में उसके डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी। जब इनिशियल ईयर्स में उसकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा। जब उसका प्रॉफिट कम होगा तो हम कहेंगे बुरी है। लेकिन ये सारा इम्पैक्ट हम रेशियोज़ में एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। फिर बिज़नेस कंडीशन, एनवायरनमेंट, ये नहीं कर रहे कि भाई आपका क्रेडिट साइकिल जो है वो 60 डेज़ का क्यों है, 60 65 पे क्यों गया है। जैसे आजकल के मुश्किल हालात थे, जंग लगी हुई है, इन जंग वगैरह में आप किसी को उधार पे सेल कर रही हैं, वो टाइम पे नहीं कर रहा था और आपने कहा जी आपका बिज़नेस साइकिल जो है वो ख़राब हो गया, लेकिन आप इन वॉर की कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये इसमें जो है प्रॉब्लम है। फिर इंटरप्रिटेशन का बड़ा मसला आता है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा भाईजान 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिस्काउंट अलाउ को और डिस्काउंट रिसीव को लेके। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि डिस्काउंट अलाउ को एक्सपेंस करो,
जाके एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि डिस्काउंट अलाउड को रेवेन्यू से लेस करवा दो। सिमिलरली एक बंदा कहता है जो डिस्काउंट रिसीव है उसको अदर इनकम में रखो। एक बंदा कहता है कि नहीं, जो डिस्काउंट रिसीव है उसको कहाँ पे रखो, अपनी परचेजेस में लेस करवा दो। तो यहाँ पे इंटरप्रटेशन के मसले हैं। इंटरप्रटेशन का मतलब है, मतलब एक बंदे ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए क्या किया, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए डिस्काउंट अलाउड में जो है, जो डिस्काउंट अलाउड है उसको अपना एडमिन एक्सपेंस के तौर के ऊपर डाल दिया, और मैंने इंटरप्रिटेशन करते हुए इस चीज़ को टेकअप ही ना किया, तो यहाँ पे लोगों की ओपिनियन चेंज हो जाएगी। बिकॉज इंटरप्रिटेशन मैं अपनी ज़ात के मुताबिक कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके अपने ज़ात के मुताबिक कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होगी, इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही होगी। फिर कंपनी की स्ट्रेटजी, कंपनी समटाइम्स जान के अपना डाटा इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि उनकी रेशियोज जो हैं वो बेहतर आ रही हों। वो जान के अपनी मार्जिन्स जो हैं वो कम शो कर रही होती हैं, ज़्यादा शो कर रही होती हैं। कंपनी अपने डाटा को बेहतर करने के लिए अपनी साल के एंड पे इन्वेंट्री नहीं बेचती, अपना क्लोजिंग स्टॉक आर्टिफिशियली हाई कर देती है। क्लोजिंग स्टॉक आर्टिफिशियली हाई होता है तो उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, जीपी बढ़ जाता है। तो कंपनी इस तरह की चीज़ें कर रही होती है, इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी चीज़ को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि अनएथिकली, जान के गलत तरीकों से आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मतलब घर जो है वो आपका टूटा हुआ है, दीवारें टूटी हुई हैं, सैलाब आया हुआ है, सेम वगैरह है, और आप क्या करें, आप प्लास्टिक की पीवीसी शीट ला के दीवार पर लगा दें और आपके देखिए इतना शानदार घर है, तो ये धोखा नहीं हुआ? घर में आपका जो छत है, लेंटर जो है उसके नज़र आ रहे हैं सरिये, वो सीधा है, खस्ता हाल है, टूटी हुई है, लेकिन आप ला के सीलिंग करवा दें और आपके सर इतना शानदार घर है, मैंने फानूस लगाया हुआ है, आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि इन रियलिटी में तो बड़ा फ़र्क हुआ हुआ है, तो ये धोखा नहीं है। तो विंडो ड्रेसिंग भी ऐसे ही है कि आप जान के डाटा को मैनिपुलेट करके अपने डाटा को बेहतर कर रहे हैं ताकि आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें, ये विंडो ड्रेसिंग है, ये अनएथिकल होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि यार मैं अपना अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैनिपुलेट कर लूँ, मैं जीपी जो है वो बचा सकता हूँ। ईयर एंड आ रहा है, सेल्स का ऑर्डर मिला हुआ है, आपने सेल्स डिलीवर भी करनी थी ईयर एंड से पहले, आपने उसे कहा यार बस 10 दिन सब्र कर ले, मैं 10 दिन के बाद सेल्स कर लूँगा, तो जान के आर्टिफिशियली आपने स्टॉक को अपने पास रखवाया ताकि 31 दिसंबर आए, स्टॉक इन हैंड ज़्यादा शो करें, जीपी जो है वो हमारा जो है ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो ये क्या होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जान के आप सप्लायर को लेट पेमेंट कर रहे हैं अपने रेशियोज़ को बेहतर करने के लिए, अपने जान के अब एक्सपेंसेस को कम करने के लिए एस्टिमेट कम कर लिए हैं। मतलब हिस्टोरिकली आप अपने डेटर्स को 10% पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने उनको 5% पे रिकॉर्ड कर लिया। आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सूट ही डब्ल्यूडीवी कर रहा है, आपने जहाँ चले गए हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे चले गए हैं। तो इस तरह के अगर आपने आर्टिफिशियल मीन्स को ऑप्ट किया है ताकि आपकी बिल्डिंग अच्छी लग जाए, आपकी दुकान अच्छी चमक जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप किसी घर पे दावत पे गए हैं और खाने को उन्होंने प्रेजेंट इतने ज़बरदस्त बर्तनों में किया कि आप अश कर उठे, लेकिन जैसे ही आप वो उठाएं बाउल, उसके अंदर बोटियां जो हैं वो तैर रही हों, पानी जो है वो अलग हुआ हो और उसमें बाल गिरे हों, तो ये चीज़ है। उसने क्या किया, उसने वो जो बद जायका और बद सलीका खाना था उसको अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये गलत है कि नहीं गलत? ये गलत है, इसको हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कह रहे हैं। ओके सर, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप होता है। अब हम इसके पास्ट पेपर्स जो हैं वो प्रैक्टिस करें।